प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों के मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर 12th की क्लास स्कूलिंग लेवल पर कब चालू करोगे आप। तो आपका वो जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। आज से हम 12th की क्लास स्टार्ट करेंगे और 12th की क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम ऑप्टिक्स चालू करेंगे। तो सब बच्चे ध्यान से ऑप्टिक्स को पढ़े। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है स्कूलिंग के अकॉर्डिंग। जैसे आप जानते हो कि अपना आरबीएससी बोर्ड हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। तो यहाँ पर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर मैं आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही हिंदी मीडियम में ही पूरी पढ़ाई कराऊंगा। तो अपना जो कराने का जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल आरबीएससी बोर्ड के ही अकॉर्डिंग होगा। हम एवरी टॉपिक आरबीएससी बोर्ड के ही अकॉर्डिंग करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जितना आपका स्कूलिंग लेवल होता है स्कूलिंग लेवल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ और कह देता हूँ कि जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये जो पाठ्यक्रम चालू होगा वो सफिशिएंट रहेगा। तो एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आईआईटी लेवल अलग चीज़ है, स्कूलिंग लेवल अलग चीज़ है। और अपने जो डिफेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्कूलिंग लेवल से ही रिलेटेड चीज़ें आती है, तो उनके लिए भी ये मेन है ये टॉपिक, ठीक है। तो वो भी इस चीज़ को देखें। तो अपनी स्कूलिंग हम शुरू करते हैं। तो स्कूलिंग में जो अपना फर्स्ट चैप्टर वो है ऑप्टिक्स। बेटा ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाश की कहते हैं, ठीक है ना। और ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट के बारे में कहना, ठीक है। ऑप्टिक्स अगर कोई कहेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है तो कहेंगे कि फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, वो शाखा क्या कहलाती है बेटा? आपकी ऑप्टिक्स कहलाती है। बच्चे साथ ही साथ नोट्स भी तैयार करें, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स नहीं दूंगा आपको। जो भी कुछ प्रिपरेशन करनी है वो यहाँ पर करनी है, मैं नोट्स बोलते जाऊँगा। तो ये तो हो गई ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में पहली बात है प्रकाश। तो बेसिक डेफिनेशन हमारे प्रकाश क्या है? तो आप ऐसे कह सकते हो प्रकाश क्या बेटा? ऊर्जा का, क्योंकि जैसे आप देखते हो कि अगर कमरे में अंधेरा हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे हम बल्ब जलाते हैं तो हमारी आंखें वस्तुओं को देखने योग्य हो जाती है। तो एक्चुअली में प्रकाश वो चीज है जिसे हम देख नहीं सकते। प्रकाश वह चीज है जिसे हम देख नहीं सकते। हम प्रकाश को नहीं देख सकते, बट प्रकाश क्या करेगी? हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। मतलब ऊर्जा का वह रूप जो हमारे आंखों में संवेदना पैदा करे कि हम वस्तुओं को देख सकें, ठीक है। तो आप कह सकते हो प्रकाश की परिभाषा कि ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने लायक बनाता है, ठीक है, प्रकाश कहलाता है। अब बेटा ये देखा गया कि जब प्रकाश वस्तु से गुजरता है, जैसे हमारे सामने दो प्रकार की वस्तु होती हैं। मान लीजिए एक बड़ी वस्तु और एक छोटी वस्तु। बड़ी वस्तु मतलब जिनका आकार हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हमारी आंखें प्रॉपर ढंग से देख सकती है, ठीक है, वो तो हो गई हमारी बड़ी वस्तु, ठीक है, जिनकी साइज एंगस्ट्रॉम से बड़ी है। और यहाँ पर छोटी वस्तु से मेरा मतलब है जिनकी आकार को हम देख नहीं सकते, जिनकी साइज को हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिनका आकार एंगस्ट्रॉम कोटि का हो, मतलब 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का हो। तो ये देखा गया कि जब वस्तु बड़ी वस्तु पर से होकर गुजरती है तो वहां पर उसका जो पथ होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो कुछ अलग होता है। और जब प्रकाश बहुत छोटी वस्तु जिनका आकार 10⁻10 मीटर कोटि से क्या होता है? कम होता है, ऐसी वस्तुओं से होकर गुजरती है तो उनका बिहेवियर कुछ अलग होता है।
तो इस बिहेवियर के आधार पर हमने प्रकाश को दो भागों में स्टडी किया। एक को हमने नाम दिया जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक को नाम दिया वेव ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आप किरण प्रकाशिकी के रूप में जानते हैं। एक्चुअल में किरण प्रकाशिकी क्यों कहा गया, क्योंकि जब वस्तु हमारी बड़ी हो, मतलब जब प्रकाश बड़ी वस्तु से होकर गुजरे तो उस केस में हमें प्रकाश मुड़ता हुआ नजर नहीं आता। उस केस में प्रकाश हमें सरल रेखा में चलता हुआ नजर आता है। और हम जानते हैं कि जो सरल रेखा होती है वो किरण कहलाती है। तो इसलिए हमने जब इस टॉपिक को कि जब अपना प्रकाश ऐसी वस्तुओं से होकर गुजरे जिनका आकार एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की कोटि से अधिक हो, तो वहां पर प्रकाश सीधी रेखा में गति करेगा। तो वहां पर हम ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी के रूप में जानेंगे। और बेटा ये देखा गया कि जब प्रकाश ऐसी वस्तुओं से गुजरता है जिनका आकार 10 की घात -10 मीटर की कोटि का हो, तो वहां पर प्रकाश मुड़ता है। वहां पर प्रकाश किरण के रूप में न चलकर तरंग प्रकृति दर्शाता है। तो वहां पर हमने प्रकाश को जो पढ़ा वो तरंग प्रकाश की पढ़ा। तो हमने ऑप्टिक्स के दो पोर्शन किए, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किरण प्रकाश की क्या है और तरंग प्रकाश की क्या है। तो दोबारा बोल देता बेटा, किरण प्रकाश की जब प्रकाश ऐसी वस्तुओं से होकर गुजरता है जिनका आकार एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की कोटि से अधिक होता है, तो वहां पर प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ नजर आता है। तो वह ब्रांच आपकी, वह शाखा आपकी किरण प्रकाश की में आएगी। वह प्रकाश का वह बिहेवियर आप किरण प्रकाश में पढ़ा जाएगा। और जब प्रकाश ऐसी वस्तुओं से होकर गुजरे जिनका आकार तरंगदैर्घ्य के आकार की कोटि से क्या हो, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के आकार कोटि से क्या हो, कम हो, तो वहां पर प्रकाश तरंग प्रकृति से करेगा। तो वहां पर प्रकाश को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो बेटा जो आपकी ऑप्टिक्स है, ठीक है, तो किरण प्रकाश की क्या होती है, तरंग प्रकाश की आप क्या होती है, आपको समझ में आ गई। अब किरण क्या होती है, आपने इसमें बता दिया कि किरण क्या है, सरल रेखा। और सरल रेखा क्या है, अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें और उन दो पॉइंटों को मिला दें, उन दो पॉइंटों को मिला दें बाय ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में, तो उस सीधी रेखा को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। तो जब भी हम अब जो हम फर्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, ऑप्टिक्स के दो पार्ट है। वैसे तो आपकी सिलेबस में हम ऑप्टिक्स को लाइट को 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक पोर्शन आपका रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, एक आपका वेव ऑप्टिक्स और एक विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि प्रकाश क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो उसको भी हम इसी के अंदर बाद में पढ़ेंगे। तो आपके मतलब अगर हम कहें यहाँ पर तो लाइट के एक्चुअल में आपके सिलेबस में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका किरण प्रकाश की, दूसरा चैप्टर आपका तरंग प्रकाश की, तीसरा चैप्टर आपका फोटोन, क्योंकि प्रकाश को हम फोटोन नामक कण के रूप में चलता हुआ मानते हैं, और लास्ट टॉपिक आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हम जो पहली स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं किरण प्रकाश से। तो बेटा किरण प्रकाश की क्या है, किरण क्या है, वो मैंने आपको डिस्कस कर ली। अब इस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम 4 टॉपिकों का डिस्कशन करेंगे मेनली। फर्स्ट है अपना परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकंड है आपका अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में आप रिफ्रैक्शन बोलते हैं। थर्ड आपका है विक्षेपण, डिस्पर्जन। जिसे आप इंग्लिश में डिस्पर्जन बोलते हो। इसमें आप प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि प्रकाश का 7 रंगों में बंटना ये आपको प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। तो इसमें आप मेनली प्रिज्म के बारे में पढ़ोगे। और फोर्थ आपके प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक
यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इस ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर आपके जो आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाश की है, इसमें आप इन चार चैप्टर को, चार टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग इनकी शुरुआत करेंगे। अपना जो फर्स्ट पार्ट है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं वो है परावर्तन। तो पहला टॉपिक आपका परावर्तन रिफ्लेक्शन। तो सब बच्चे अपने हेडिंग बनाएंगे परावर्तन रिफ्लेक्शन। जो बेटा परावर्तन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चमकदार सतह, मान लीजिए जैसे हम दर्पण कहते हैं ना, तो दर्पण पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दर्पण क्या है? मतलब ऐसी वस्तु जो लाइट के अधिकतर भाग को परावर्तित करती, मतलब वापस भेज दे, जिधर से आई उधर ही भेज दे, वो चीज आपके दर्पण में बाद डिस्कस करेंगे। तो ऐसा समझो। तो परावर्तन के बेटा आप सब लोग जानते हो कि मैंने एक दर्पण लिया, इस दर्पण पर मैंने कोई प्रकाश की किरण आपतित की। अगर जो दर्पण का आकार है वो बड़ा है तो यहाँ पर जो प्रकाश चलता हुआ दिखेगा वो एक किरण के रूप में चलता हुआ दिखेगा। तो मैंने इस दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आपतित की, तो क्या देखा गया कि जब ये प्रकाश की किरण इस दर्पण में पड़ती है तो जैसे ही इस दर्पण पड़ी तो जिस पॉइंट पर ये पड़ी उस पॉइंट पर मैंने एक लंबवत लाइन खींच दी दर्पण में। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पड़ी इस पॉइंट से टकरा के वापस उसी माध्यम में मुड़ गई। जैसे ये एयर में आ रही तो एयर में ही मुड़ गई। तो अगर ये वाला आपका माध्यम एयर है तो ये एयर में ही मुड़ गई। तो ये जो चीज है आपकी कि प्रकाश किरण का एक ही माध्यम में किसी सतह से टकराकर मुड़ जाने की जो घटना है इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बच्चे द्वारा नोट करें, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा इसमें जो ये आने वाली किरण है, जो प्रकाश पड़ रही है, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण है। जो किरण टकरा के जा रही है बेटा इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब बेटा जो ये मैंने जिस पॉइंट पे ये पड़ी उस पॉइंट से होकर दर्पण के लंबवत मैंने जो लाइन खींची है इस लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा? अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल। अब ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ मान लीजिए एंगल बना रही है आई, तो इस एंगल आई को हम बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण क्या? अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण। ये एंगल आर है, इसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, तो जो आपकी परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का जो एंगल है ये वाला एंगल कहलाएगा आपका परावर्तन। क्लियर? बच्चे नोट करें इसे। अब देखो आपके परावर्तन के दो नियम है, जैसे आप 10th लेवल पर ये सब चीज पढ़ते हुए आए। तो परावर्तन के दो नियम क्या है? पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। इसका मतलब कहने से मेरी उंगली है, मेरे ये हाथ है, ठीक है ना? तो ये हाथ की अगर मैं इस उंगली की बात करूं, इस उंगली की बात करूं, इस उंगली, तो ये उंगली, ये सभी उंगली, इस अंगूठा, ये उंगली, ये एक ही तल में है। तो ये क्या कहती है कि जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसे समझो कि ये जो मार्कर है ये तो क्या मेरा सरफेस, ठीक है? इस सरफेस पर कोई किरण आई, ऐसे टकराई और टकरा के इस तरह चली गई, ऐसे आई इस तरीके से चली गई। मतलब
जिस तल में आ रही है, अगर मैं यहां से एक, ठीक है ना, देखो अगर ये तल में नहीं होती, अगर इस तरीके से है तो अब ये उंगलियां एक तल में नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला तो एक तल है, बट ये वाला क्या है, तल के लंबवत है। या मैं इधर देखूं ये वाला क्या है, तल में है, और ये वाली उंगली क्या है, तल के लंबवत, ये तल के लंबवत नहीं है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि किरण, क्या हो रहा है कि किरण जिस तल में आई है, जैसे मान लीजिए ये तल है तो ऐसे आएगी, इसी तल में ऐसे आएगी और इसी तल में ऐसे चली जाएगी, ऐसा नहीं कि ऐसे आई और टकरा के ऐसे चली गई, नहीं, ठीक है। अभिलंब भी इसी तल में है, किरण ऐसे आई और टकरा के ऐसे चली गई इसी तल में, ऐसा नहीं कि इस तरह आई और ऐसे चली गई, ऐसा नहीं है। तो यही आपका परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं, बच्चे नोट करें। सेकंड जो नियम है, सेकंड नियम बेटा, पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब सदैव एक तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान एक समान होता है। आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान एक समान होता है। हम कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? बच्चे नोट करें। अब देखो होता क्या है कि कभी भी हम ये नहीं कहते, कभी कोई भी सतह ऐसी नहीं है जो 100% परावर्तित करे। वास्तव में क्या होगा, जब भी प्रकाश किसी भी सतह पर पड़े, किसी भी सतह पर पड़े तो क्या होगा, जैसे प्रकाश इस सतह पर पड़ा तो अगर ये सतह चमकदार ज्यादा है, मतलब ज्यादा पॉलिश वाली है, ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा चिकनी है, तो क्या होगा, जैसे प्रकाश यहाँ पड़ा तो ये अधिकतर भाग को क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी। क्लियर? और इसके कुछ भाग को क्या कर देगी, अपवर्तित कर देगी। तो रियलिटी में क्या होता है कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटना होती है। जैसे आप जानते हो अपवर्तन, परावर्तन। परावर्तन तो प्रकाश का एक ही माध्यम में सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब वाले पॉइंट पर आके मुड़ जाता है, तो ये घटना आपकी अपवर्तन कहलाती है, जिसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा मैंने कहा कि कभी भी 100% परावर्तन नहीं होता और कभी भी 100% अपवर्तन नहीं होता। ये लाइट प्रकाश के इस तरह मुड़ने की घटना लाइट परावर्तन दर्शाती है, ये परावर्तन घटना के अंदर आती है, इस तरह का मुड़ना, और इस तरह का मुड़ना आपका अपवर्तन की घटना के आधार पर आता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि यहां पर मैं इसमें तीन चीज बोला हूं, एक चीज अपनी तीव्रता, एक चीज आपकी आवृत्ति, एक चीज आपकी तरंगदैर्घ्य, और एक चीज आपकी वेग। कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है आपकी कि भाई परावर्तन के दौरान इनमें से कौन सी राशि बदल जाती है, कौन सी नहीं बदलती, इन चार में से। अपवर्तन के दौरान कौन सी राशि बदल जाती है, कौन सी नहीं बदलती, इस चीज पर बेटा हमें चर्चा करनी है। तो पहली बात मैं चर्चा करता हूं तीव्रता। तीव्रता क्या है, जैसे ये आने वाला प्रकाश है, इसकी तीव्रता आई है। आप तीव्रता को यहां पर इसकी ऊर्जा या इसकी चमक से समझो, समझने के लिए कि जब प्रकाश यहां पर आया तो यहां पर प्रकाश बहुत अधिक ऊर्जा के साथ आया। जैसे प्रकाश की सतह पड़ा तो ये ऊर्जा दो भागों में बट गई। ऊर्जा कुछ भाग इधर चला गया और कुछ भाग इधर आ गया। तो इस मतलब इस पॉइंट पे आके ऊर्जा दो भागों में डिवाइड हो रही है। तो अगर इस आने वाले किरण की ऊर्जा तीव्रता कितनी है, आई है, तो जाने इस परावर्तित किरण की तीव्रता अगर I1 है और ये I2 है, तो मैं ये कहूंगा कि I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। तो कुल तीव्रता, कुल ऊर्जा इस रूप में क्या हो जाएगा। तो एक चीज आप कह सकते हो कि परावर्तन में और अपवर्तन में जो अगर अपवर्तन की घटना हो रही है तो भी तीव्रता बदलेगी, क्योंकि
क्योंकि आई की वैल्यू अलग है, आई की वैल्यू अलग है। अपवर्तन में परावर्तन में तीव्रता चेंज होगी और अपवर्तन में तीव्रता कम होगी, क्योंकि जो I1 है ये I से कम है और I2 भी क्या है, I से कम है, तो इसलिए परावर्तन और अपवर्तन में जो तीव्रता हमेशा बदलेगी, क्योंकि प्रकाश हमेशा दो भागों में विभाजित होगा, कभी भी 100% परावर्तन नहीं होता, 100% अपवर्तन नहीं होता, इसलिए तीव्रता में तो चेंज आएगा। तो बेटा चाहे मैं परावर्तन की बात करूं, अगर मैं इधर लिखता हूं परावर्तन, ठीक है, इधर लिख देता हूं, इधर लिखता हूं परावर्तन और इधर लिखता हूं मैं अपवर्तन और इधर आपकी जो राशि मतलब जैसे तीव्रता। तो अगर कोई मेरे से कहे कि परावर्तन में तीव्रता बदलेगी नहीं बदलेगी, बदलेगी, ये भी बदलेगी, ठीक है जी, तीव्रता बदलेगी अपवर्तन में भी और परावर्तन। दूसरे हम बात करते हैं बेटा वेग की आवृत्ति और तरंग। देखो एक फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में ये डिस्कस होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। v क्या है आपका वेग, न्यू क्या बेटा आपकी आवृत्ति और लैम्डा क्या आपकी तरंग है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम ये कहते हैं प्रकाश v वेग से चल रहा है, प्रकाश वेग से ना v वेग से, तो प्रकाश v वेग, तो एक चक्कर में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। मतलब एक प्रकाश चल रहा है, इस तरीके से तरंग चल रही है, कोई भी मैं तरंग का कोई तरंग ऐसे चल रही है, तो बेटा यहां से यहां तक की जो ये वाली दूरी, ये तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाती है और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये तरंग v वेग से चल रही है, ठीक है, अगर ये तरंग v वेग से चल रही है तो और इतना चक्कर t टाइम में कवर कर रही है, तो मैं कहूंगा वेग नियत और कितने टाइम में यहां से ये पूरा कंप्लीट दोलन पूरा किया, इतनी दूरी कितने टाइम में पूरी की, t टाइम में। तो आपका वेग क्या हुआ, वेग होता है दूरी बटे चार, दूरी क्या आपकी लैम्डा और चार क्या आपकी t, सॉरी समय आपके वेग चार क्या आपकी वेग v और दूरी क्या आपकी लैम्डा और समय क्या आपका t, तो v इक्वल टू क्या है लैम्डा बाय t। अब बेटा एक बटे समय, इसको लिख सकता हूं v इक्वल टू लैम्डा इनटू 1 बाय t, और जो 1 बाय t है आवर्त काल का उल्टा, इसे बोलते हैं आवृत्ति, क्या बोलते हैं, तो v इक्वल टू क्या होता है आपका न्यू लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, वेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब एक चीज देखो बेटा कि जो ये आवृत्ति है, एक्चुअली में जो आवृत्ति है इसका संबंध होता है रंग से। अगर कोई रंग चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कहीं भी आप कलर चेंज देख रहे हैं, जैसे मान लाल रंग और पीला रंग, तो ठीक है, तो लाल रंग की आवृत्ति अलग होगी, पीले रंग की आवृत्ति अलग होगी, मतलब जहां पे भी कलर में चेंज आए तो आवृत्ति चेंज होती है। जैसे मैं कहता हूं कि हर कलर की अलग एक फिक्स आवृत्ति होती है, आवृत्ति का संबंध होता है कलर से। तो आप ऐसे समझो कि यदि कहीं पर भी रंग चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो समझ लेना आवृत्ति बदल रही। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो आवृत्ति बदल नहीं। तो बेटा ऐसे समझो कि जब प्रकाश वायु से, ठीक है, जब ये प्रकाश यहां से यहां तक चला, तो देखो यहां से यहां तक जाने पर, ठीक है, यहां से यहां तक जाने पर और यहां से यहां तक जाने पर है तो माध्यम वायु, बोलो है नहीं। और अगर ये लाल रंग का, तो ये वाला किसका है, लाल रंग का, तो रंग चेंज नहीं होता, रंग चेंज नहीं होता। ऐसे ही रंग चेंज नहीं होगा, यहां पर भी रंग चेंज नहीं हो रहा, यहां पर भी, क्योंकि जैसे लाल रंग का, तो इसमें अगर लाल रंग का, तो इसमें क्या हुआ, लाल रंग का, ठीक है ना। तो जो आपकी आवृत्ति है, जो अगर इस आने वाले प्रकाश की तीव्रता आई है, आवृत्ति न्यू है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और वेग v है,
तो बेटा इस परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति की तीव्रता क्या होगी I1 और आवृत्ति क्या होगी न्यू ही होगी, क्योंकि आवृत्ति का संबंध किससे होता है रंग से। अगर रंग चेंज हो रहा है, आप जानते हो लाल रंग का प्रकाश भेजेंगे तो लाल इसमें जाएगा, लाल इसमें जाएगा, तो आवृत्ति भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आवृत्ति दोनों में चेंज नहीं होगा, चाहे अपवर्तन हो और चाहे परावर्तन हो, दोनों में से किसी में भी क्या होगी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आएगा, तीव्रता दोनों में बदल जाएगी। क्लियर। तीसरा बेटा वेग, वेलोसिटी। एक्चुअल में वेग का जो संबंध होता है, एक रिलेशन आप पढ़ोगे v इक्वल टू √1, किसी तरंग का वेग, किसी प्रकाश का वेग हमने दिया था v इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन। ये जो μ नॉट और एप्सिलॉन, μ नॉट होता है चुंबकत्व का गुण, क्योंकि जैसे आप प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसके अंदर विद्युत का भी गुण है और चुंबक का गुण है। तो माध्यम, तो ये माध्यम की प्रॉपर्टी है, ये जो चीज है μ नॉट, अभी आप ऐसे μ नॉट क्या है माध्यम की प्रॉपर्टी है, ये चुंबक के गुण को दर्शाती है और ये विद्युत के गुण को दर्शाती है। अभी बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा मत सोचना ये क्या है, आप ये सब चीज बाद में पढ़ोगे। तो ये हो गया चुंबकीय गुण और ये हो गया विद्युतीय गुण। अब ये डिपेंड करता है माध्यम पर, अगर माध्यम एक ऐसा तो ये गुण बदलते नहीं, और माध्यम बदल रहा है तो ये गुण बदल जाते हैं। इसलिए अब जब बेटा ये आने वाली किरण कौन से माध्यम में थी वायु, और ये परावर्तित किरण भी कौन से माध्यम में है वायु में, तो जो माध्यम इसका है वही माध्यम इसका है, इसका मतलब जो गुण आने वाली किरण का ये है वही गुण परावर्तित किरण का है। तो परावर्तित किरण के लिए ये वाला गुण चेंज नहीं होगा, माध्यम एक ऐसा, और ये वाला गुण भी क्या होगा चेंज नहीं होगा क्योंकि माध्यम एक ऐसा। तो परावर्तित किरण के लिए जब ये वाला गुण चेंज नहीं हो रहा, विद्युतीय चुंबकीय गुण चेंज नहीं हो रहा, विद्युतीय गुण चेंज नहीं हो रहा, तो जब ये दोनों चेंज नहीं होते ये वाली चीज भी क्या होगी चेंज नहीं होगी। बोलो आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता, तो वेग में चेंज केवल कब आता है बेटा जब माध्यम बदल जाता है, जबकि परावर्तन में वेग में चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या होगा वेग में चेंज नहीं हो रहा, माध्यम चेंज नहीं हो रहा परावर्तन में, तो इसलिए वेग में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। हाँ जी। इसी तरीके से अगर मैं अपवर्तन की बात करूं, बेटा अपवर्तन में तो माध्यम चेंज हो रहा है क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, बोलो हो रहा है। तो जब ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये वाली चीज भी बदल रही है, ये वाला चुंबकीय गुण भी बदल रहा है और विद्युतीय गुण भी बदल रहा है, क्योंकि ये गुण तो माध्यम पर डिपेंड करते हैं। तो सुनो ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा, ये दोनों बदलेंगे तो ये भी बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपवर्तन की घटना में तो बेटा वेग बदलेगा, क्योंकि ये माध्यम चेंज होता है तो वेग चेंज होगा। तो आप समझे अपवर्तन में वेग चेंज होगा या नहीं होगा, तो होगा। बोलो समझ में आया। एक लास्ट टर्म रहेगी आपकी लैम्बडा तरंग है। अब बेटा अगर मैं लैम्बडा की बात करूं तो आपको मैंने अभी एक रिलेशन बताया v इक्वल टू होता है न्यू लैम्बडा। अब एक चीज देखो, अगर मैं बात करता हूं अपवर्तन की, तो अपवर्तन में ना परावर्तन में ना तो ये चीज चेंज हो रही और ना ये चेंज हो रही, और ये हमेशा सेटिस्फाई रहती है। तो इसका मतलब ये चेंज नहीं हो रही, ये चेंज नहीं हो रही और ये एक से सेटिस्फाई है, तो इसको भी चेंज होना नहीं चाहिए। तो अगर ये भी चेंज नहीं हो रही तो आप क्या कहोगे कि भाई परावर्तन में ये भी चेंज नहीं हो रही, ये भी चेंज नहीं हो रही, ये दोनों कांस्टेंट है परावर्तन में। जैसे आप देख रहे हो वहां पर आवर्त वेग चेंज नहीं है तो ये भी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी तरंग दैर्घ्य है, जो आपकी तरंग दैर्घ्य है, ये वाली चीज भी क्या होगी परावर्तन में चेंज नहीं होगी। जबकि अपवर्तन में क्या देखो बेटा, अपवर्तन में ये वाली राशि बदल रही है और ये नहीं बदल रही, ये आवृत्ति नहीं बदल रही, वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है, आवृत्ति नहीं बदल रही। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो तरंग दैर्घ्य है इसको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो रिलेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये चीज इसके बराबर तो होगी, ये चीज इसके बराबर तभी होगी जब ये नहीं बदले और ये बदल गए तो ये भी बदले, मतलब दोनों को बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो आपकी तरंग दैर्घ्य होगी बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी तरंग दैर्घ्य है ये आपकी इसमें बदल जाएगी। बोलो होगा नहीं? तो अब यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि ऐसी राशि का नाम बताइए जो परावर्तन में बदलती है।
परावर्तन बदलती हैं, तो बेटा एक ही राशि ऐसी है जो परावर्तन में केवल चेंज होती है, बाकी कोई राशि चेंज नहीं होती, और उस राशि का नाम क्या है? तीव्रता। क्या नाम है? तीव्रता। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अपवर्तन में उस राशि का नाम बताइए जो चेंज नहीं होती। अपवर्तन में केवल एक ही राशि ऐसी जो बदल जाती है और बाकी राशि नहीं बदलती, केवल कौन सी राशि जो नहीं बदलती? वो है आवृत्ति। तो अपवर्तन, तो आपसे क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में, कि अपवर्तन में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? वो कौन सी राशि बेटा? आवृत्ति। तो आपको लिखना है अपवर्तन में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है नोट्स में, और परावर्तन में वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित नहीं होती, जबकि तीव्रता बदल जाती है, और अपवर्तन में तीव्रता, वेग और तरंगदैर्घ्य तीनों बदल जाती है। ये सब चीज जो मैंने आपको पढ़ाई है, आप अच्छी तरह नोट्स करें, पॉज करें और नोट्स करें। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही। तो आगे काम कल करेंगे, यहाँ तक चीजें आप नोट करें, कल से हम अच्छी तरीके से और स्टार्टिंग करेंगे। आपकी वास्तविक जो स्टार्टिंग होगी रिफ्लेक्शन की, वो कल से होगी, आप नोट करें। आज बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑप्टिक्स का।